बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम यूके के मकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे पेश किया जाता है। ये प्रोग्राम इमिग्रेशन लॉ, असाइलम, फैमिली लॉ, डिवोर्स लॉ और बच्चों के जो मामलात हैं उनके मुतालिक आप जो वीक ड्यूरिंग द वीक जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उनकी रोशनी में तरतीब दिया जाता है। वक्त के मुख्तसर होने की वजह से और आपकी फाइल पढ़े बगैर हम आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन हम जरूर दे देते हैं आपको कि आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ फ्लाई अमंग और आप लोगों की खिदमत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम जो फेसबुक का पेज है उसको लाइक जरूर करें और जो हमारा यूट्यूब का चैनल है जीएमसी नेटवर्क उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस जो भी किसी भी मौजू पे बनी हो आप तक पहुंच सकें और आप इससे फायदा उठा सकें। चलते हैं हम अपने जाहिद सीनियर सोलिसिटर जाहिद चौधरी साहब की तरफ और उनसे आपके जो पूछे जाने वाले सवालात हैं उनके जवाब लेते हैं। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामरान, आपको और आपके जितने भी देखने वाले और सुनने वाले हैं उन सबको सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो बड़ा आपके देखने वालों का शुक्रिया है कि उन्होंने हमारे जो लास्ट वीक प्रोग्राम किया था उसका बड़ा अच्छा फीडबैक भी दिया। उन्होंने कुछ फर्दर सवालात भी उन्होंने पूछे, तो आपको थोड़ा ये हौसला मिलता है कि हाँ भाई, आप जिस मकसद के लिए यहाँ बैठे हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, ताकि लोगों को वो इंफॉर्मेशन मिल जाए जो वो चाहते हैं बगैर कोई पैसा खर्च किए हुए, तो फिर आप समझते हैं कि आपका वक्त निकालना अपने टाइट स्केड्यूल में से वो काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हम अगेन अपने जितने भी देखने वाले और सुनने वाले हैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसे आपने कहा है कि हम उनसे रिक्वेस्ट भी ये करते हैं कि जो हमारा ZMC टीवी यूट्यूब पे है, उसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी आने वाली जितनी भी लॉ से जुड़ी वीडियोस होंगी वो उनको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन उनके पास चला जाएगा, तो वो उससे भरपूर फायदा जो है वो उठा सकते हैं। जी, ये जैसे आपने कहा है कि ये सवालात पर मबनी प्रोग्राम है, तो हम डायरेक्टली फिर चलते हैं अपने सवालात की तरफ। लेके ये बीबी कहती है कि उसने डिवोर्स ली है, तो मैं अब जल्द से जल्द कितनी जल्दी जो है ना मैं शादी कर सकती हूँ। कोई टाइम लिमिट तो नहीं है कि डिवोर्स लेने के बाद मुझे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं शादी कर सकती हूँ, वो जैसे मियाँ किसी दूसरे कंट्री से बुला सकती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जी देखें, अगर हम प्रीवियसली मैरिड हैं और फिर अब हमने डिवोर्स ले लिया है, तो हम कितने अरसे के बाद जो है वो रीमैरी कर सकते हैं। तो उनके लिए ये है कि जी आप लॉ में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक लॉ हो में गया। सिर्फ ये है कि एट द टाइम ऑफ योर मैरिज यू आर फ्री टू मैरी, यानी आपके पास डिग्री एब्सोल्यूट है या आपके पास डिवोर्स या तलाकनामा जो है वो मौजूद है जब आप दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने डिवोर्स ले लिया है तो उसके बाद जो है वो आप 6 महीने वेट करें, साल वेट करें या नहीं। अगर आपने आज आपके पास डिवोर्स आ गई है तो आप नेक्स्ट डे भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आप फ्री हैं टू मैरी सामने। तो इसमें यह है कि किसी किस्म का कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइम की। जो इसके साथ जुड़ा हुआ है कि जी बिल्कुल जब आप शादी कर लें तो फिर अगर आपका ओवरसीज स्पाउस है जिसको आप बुलाना चाहते हैं, तो अगर आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप उस अपने ओवरसीज स्पाउस को बुला सकते हैं। बिल्कुल, आई होप आई आंसर हर क्वेश्चन। जी जी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ये बेसिकली मालूमात हासिल करना चाह रहा है FMC जो वीजा है ना उसके बारे में, कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या कैसे उसको बुला सकते हैं, अपनी जो FMC है उसको, तो इस बारे में थोड़ी सी डिटेल इसको बता दें। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, इसमें दो चीजें हो सकती हैं।
कि देखिए सम टाइम लोग ये कहते हैं कि जी हम अब दूसरे मुल्क में जाके शादी रजिस्टर नहीं करना चाहते, या हम अपनी शादी का जो प्रोग्राम है, जो बड़ा फंक्शन है, वो हम यूके में ही करना चाहते हैं। तो हम अपनी शादी को यहाँ रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए क्या सूरत हाल है। अब देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप मैरिज विजिटर वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैरिज विजिटर वीजे के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आपको ये साबित करना पड़ता है कि आपने यहाँ पे वो सारी अरेंजमेंट्स वगैरह कर ली हैं, यहाँ पे आपने रजिस्टर ऑफिस से कोई बुकिंग वगैरह जो है वो कर ली है। तो उसमें फिर ये होता है कि वो जो आप विजिटर यानी मैरिज विजिटर के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब आप यूके में आ जाते हैं और आप यहाँ पे शादी आपकी जब रजिस्टर हो जाती है, तो फिर आपको वापस अपने मुल्क में जाना पड़ता है। ठीक तो हो गया। ये होता है विजिटर मैरिज विजिटर वीजा। फिर जो ठीक हो आपने गया। वो बात फ्योंसी वीजे की, वो डिफरेंट है। लोग इसको कंफ्यूज ना करें। उस वक्त भी ये है कि सम टाइम लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने यूके के अंदर अपनी मैरिज जो है उसको रजिस्टर करना है, तो हमने प्रोग्राम भी यहाँ करना है, तो हम अपना जो पोटेंशियल स्पाउस है उसको फियोंसी वीजे पे यानी मंगेतर वीजे पे बुलाना चाहते हैं। तो देखिए उस सूरत में याद रखें, जो उनका बेसिक सवाल था कि रिक्वायरमेंट क्या है। जो फियोंसी वीजे की रिक्वायरमेंट सारी की सारी वही रिक्वायरमेंट है जो स्पाउस वीजे की रिक्वायरमेंट। ठीक है। ठीक हो गया। स्पाउस वीजे के अंदर उसी तरीके से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कि आप अगर सिर्फ फियोंसी को बुलाना चाह रहे हैं, तो क्या आपकी ग्रॉस ईयरली इनकम जो है वो 18,600 है कि नहीं। फिर इसी तरीके से जी। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट A1 पास किया हुआ है कि नहीं। ठीक है जी। इसी तरीके से फिर घर यहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो मौजूद है या नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स भी सारे वही हैं कि आप अपना यहाँ से 6 महीने की वेज स्लिप लगाएंगे, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, और एम्प्लॉयज का लेटर लगाएंगे, अकोमोडेशन रिपोर्ट लगाएंगे। तो वो तमाम की तमाम जो रिक्वायरमेंट स्पाउस वीजे के लिए हैं, वही रिक्वायरमेंट जो है वो फियोंसी वीजे के लिए है। इसमें हाँ एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ जानी चाहिए कि एक जो इमिग्रेशन रूल की रिक्वायरमेंट है फियोंसी वीजे के लिए कि यू मस्ट हैव मेट ईच अदर। ठीक है, कि आप अपना जो फियोंसी है उससे मिल चुके। ठीक है। ठीक हो गया। अगर आप उससे यही, और वो भी पर्सनली, अगर अच्छा, आप उसको नहीं, जी पर्सनली, ऐसा नहीं है कि आपने फोन पे बात की है तो आप कहेंगे मैंने मेरी फोन पे बात हो गई है। नहीं, आपको पर्सनली फेस टू फेस अपने फियांसे से मिला होना जरूरी है। तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली आपको जो है वो एविडेंस भी देनी पड़ेगी कि हाँ जी देखें इस डेट्स में मैं ट्रेवल किया था मैंने, और ये देखें ये कोई पिक्चर्स है मेरी के साथ, ये सारा मैं उनसे मिला हूं। तो ये एविडेंस आपको देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप जो है वो उनसे नहीं मिले हुए, तो फिर फियांसी वीजा जो है उसके रिफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बल्कि यह है क्योंकि आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, वो उसको रिफ्यूज ही करेंगे। ठीक है। सही बात। अब लेकिन इसमें है क्या कि इसमें ये है कि आपको इनिशियल जो वीजा मिलेगा वो 6 महीने का मिलेगा। ठीक है। ठीक हो गया। फिर इस 6 मंथ के अंदर अंदर आपने जो है वो अपनी मैरिज जो है आपने उसको रजिस्टर कराना है। ठीक है, अंडर इंग्लिश ठीक है। लॉज। और फिर आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे रहते हुए ही अपना जो फियांसी का वीजा है उसको आप स्विच करेंगे स्पाउस वीजा के ऊपर। तो यानी ठीक हो गया। इसमें सिर्फ ये देख लें कि थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा मौजूद है,
कि आपको एक की बजाय 2 एप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी और दोनों एप्लीकेशंस के अंदर आपको होम ऑफिस की फीस और एमएचएस के, या जिसको आप हम इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस कहते हैं, वो आपको दोनों एप्लीकेशंस में देने पड़ेंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जब आपने फ्योंसी वीजे के लिए अप्लाई किया तो आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन दे दी और फिर जब आप स्पाउस के लिए करेंगे तो फिर आप कहेंगे नहीं, हमने क्योंकि पहले दे दिए थे सारे, तो अब हम दोबारा नहीं। आपको दोबारा भी सारे वही डॉक्यूमेंट्स आपको अप टू डेट, यानी फिर जिस वक्त आप एप्लीकेशन करेंगे स्पाउस वीजे के लिए, उस डेट ऑफ सबमिशन से लेके 6 महीने पहले तक के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। लेकिन वो सारे के सारे वही डॉक्यूमेंट्स चलेंगे जो कि हम हमने अपने फ्योंसी वीजे के लिए लगाए। तो इसलिए ये बात लोगों को बड़ी जो है वो आजकल इस तरह से पॉसिबिलिटी है कि अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर अपना फ्योंसी वीजा जो है, आपकी शादी रजिस्टर नहीं होती, तो आप उसकी एक्सटेंशन के लिए होम ऑफिस को आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्योंकि कोविड की वजह से सम टाइम आपको पता है कि रजिस्टर ऑफिस जो है वो बंद है और वहां पे आपको अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए जिन साहब ने ये पूछा था उनको मैंने बता दिया है कि जो स्पॉन्सर होगा यहाँ से, उसने वही डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जो स्पाउस स्पॉन्सर के लिए होते हैं, और वो जो वहां पे जी एप्लीकेंट है उसको भी वही डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और उसके लिए भी रिक्वायरमेंट वही है जो कि स्पाउस वीजे के लिए होती है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी लीवरेज जरूर है कि अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये लोगों की अपनी ऑप्शन है कि वो 2 एप्लीकेशन करना चाहते हैं या 1 एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो ये आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। जी सर। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है कि ये कहता है कि मैंने लाइफ एंड यूके पास नहीं किया था तो मेरा टाइम पूरा हो रहा था, टाइम लिमिट कंप्लीट हो रही थी। मैंने इस तरह किया, फर्दर लीव टू रिमेन के लिए अगेन अप्लाई कर दिया है। जी अप्लाई को अप्लाई किया है तो उसके अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन 2 महीने बाद मैंने लाइफ इन यूके पास कर लिया है। तो मुझे क्या करना जी चाहिए? मैंने वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेनी चाहिए, नई एप्लीकेशन करनी चाहिए, उसमें ही हमने कुछ एप्लीकेशन वगैरह दे के तो उसको इंडिफिनिट में कन्वर्ट करना चाहिए? कोई वो पता है क्या तरीका कार अपनाना चाहिए? जी, देखें इसमें पहली बात तो यह है क्योंकि लाइफ इन यूके जो है वो क्योंकि इसको हम कहते हैं स्पेसिफाइड एविडेंस, ठीक है। जी सर। स्पेसिफाइड एविडेंस जो है उसका डेट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर मौजूद होना जरूरी है। तो ठीक है। अगर डेट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर इन्होंने लाइफ इन यूके नहीं किया हुआ था, तो अब अगर उसी एप्लीकेशन के अंदर ये लाइफ इन यूके का सर्टिफिकेट या उसका रेफरेंस भेजेंगे तो वो काउंट नहीं होगा, यानी ठीक हो वो गया। एप्लीकेशन इनकी ऑटोमेटिकली जो है वो इंडेफिनेट लीव के लिए कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। लिहाजा अब इसके लिए 2 सूरत हाल इनके लिए इनके पास अवेलेबल है। एक तो यह है कि अब उसी एप्लीकेशन को चलने दें जनाब, ठीक है। और अगर भी इनका वीजा लग के आ जाता है एक्सटेंशन, तो इनको वेट करने की जरूरत नहीं है, ये अगले ही दिन जो है वो फिर आईएलआर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक दूसरा हो जो गया। आपने मेंशन किया है वो भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें, ठीक है। जी और फिर 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो नई एप्लीकेशन जो है वो लगा दें, ठीक है। जी सर। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसमें देखें, ऑब्वियसली अगर आप एप्लीकेशन में ड्रॉ करेंगे थोड़ा फायदा आपको उसमें ये होता है कि आपको जो आईएचएस के पैसे हैं वो वापस मिल जाएंगे, और हो सकता है फीस वगैरह जो है वो भी कुछ आपको एडमिन कार्ड के वापस मिल जाए, ठीक है। लेकिन उसमें सम टाइम ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर आप प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो आप एप्लीकेशन नहीं सबमिट करते, तो फिर ये खदशा है कि कहीं आप ओवरस्टे ना हो जाए और कहीं आपका रूट ही खराब ना हो जाए। तो इसलिए ठीक थोड़ा हो गया। सा खर्चा जरूर एक्स्ट्रा है, लेकिन सजेशन मेरी यही होती है कि जी आप उस एप्लीकेशन को
चलने दें उसमें, और जो ही वो एप्लीकेशन ग्रांट होके आ जाएगी तो आपको दोबारा 2.5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप फौरन ही नई एप्लीकेशन कर सकते हैं अपना लाइफ इन व्यू के साथ लगा। जी सर। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कहते हैं अंडर ग्रेजुएट जो स्कीम है, जो 2 साल की होती है, 5 साल की है, उसमें जो वीजा मिल जाता है, अगर वो सेटलमेंट के लिए जाना जाए 10 साल में, तो जो वो वीजा मिलता है उसको 2 साल का या 5 साल की जो ड्यूरेशन होती है, वो उस रूट के 10 साल वाले रूट के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकता है, वो जो ड्यूरेशन है। देखिए, ये थोड़ा सा होम ऑफिस की जो गाइडलाइन है और जो होम ऑफिस की इंफॉर्मेशन है वो भी थोड़ी कंफ्यूजिंग है इस सिलसिले में। देखिए, जो 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंसी है अंडर पैराग्राफ 276B, वो ये कहता है कि अगर ये आप साबित कर देते हैं कि आप 10 साल मुसलसल लॉफुली आप यूके के अंदर रह रहे हैं, तो आप फिर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए आप इंटाइटल हो जाते हैं। ठीक है। अब लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी होती हैं जिसमें ये होता है कि जैसे मसलन आप यूरोपियन रूट के तहत हैं, तो जो टाइम आपने एज अ फैमिली मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन गुजारा होता है, वो टुवर्ड्स 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंसी काउंट नहीं होता। ठीक है लेकिन सर। ये है कि ऐसे सूरत हाल में, क्योंकि ये तो इमिग्रेशन रूल के अंदर की एप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी इसमें क्योंकि होम ऑफिस की गाइडलाइन जो है वो ये कहती है कि ये जो टाइम आप गुजारेंगे 2 साल या 3 साल अंडर दिस स्कीम, वो आपका टुवर्ड्स 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंसी काउंट नहीं होगा। तो वो ये कहते हैं कि हाँ, अगर इस 2 साल के अंदर आप कोई वर्क रिलेटेड कैटेगरी में स्विच कर जाते हैं, ठीक है, जैसे मसलन आप टीयर 2 पे चले जाते हैं या इस तरह से आप वर्क रिलेटेड पे चले जाते हैं, तो वो जो कैटेगरी होगी वो लीड करेगी टुवर्ड सेटलमेंट, कि वो सेटलमेंट जो है ठीक। वो करेगी। लेकिन ये फिर इसमें हो सकता है कि मैं समझता हूं कि इस चीज को जो है वो चैलेंज किया जा सकता है बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अगर होम ऑफिस ये समझता है कि ये जो 2 साल या 3 साल जो है, देखिए आपने खुद उसको कहा है कि आप जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो 2 साल के लिए आप अप्लाई करेंगे। आपने अप्लाई कर लिया तो जी वो सर। आपका लॉफुल रेजिडेंसी है। आप कोई इलीगल तो नहीं हो गए, आप ओवरस्टे तो नहीं हो गए। और ये जो ग्रेजुएशन स्कीम है, ये भी आप दे रहे हैं अंडर इमिग्रेशन रूल्स। तो ऐसे सूरत ठीक है हाल सर। में ये जो आपके 2 साल या 3 साल हैं, वो उसको आपको 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंसी में इंक्लूड होना चाहिए, ताकि अदरवाइज तो ठीक है। फिर ये जो आप 2 साल या 3 साल गुजारेंगे, ये तो फिर सवाए इससे कि आपने वो काम किया, ये तो जाया हो जाएंगे आपके। जी बिल्कुल। तो ये सारा सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि जो होम ऑफिस की गाइडलाइन है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। वो तो ये कह रही है कि जी ये जो टाइम होगा ये टुवर्ड्स सेटलमेंट जो 10 साल का है उसमें काउंट नहीं होगा। तो आई होप, जी। लेकिन इसके ऊपर फिर भी किसी दिन कोई करेंगे। एक सवाल जो मुझे भी किसी ने पूछा, मेरे ज़हन से निकल ना जाए, वो अ, किसी ने ये पूछा था कि जी अभी मुझे आए हुए 5, ये बड़ा सैड स्टोरी है अब, लेकिन क्या करें, ये कि कोई कानून के बारे में पूछा गया है तो वही हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अभी आए हुए 5-6 वीक हुए हैं, स्पाउस वीजे जी पे जी। मैं आया हूँ, और मेरा जो पार्टनर है अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है। तो वो कहता है जी कि अब मेरे लिए क्या सूरत हाल है। तो वो कहता है जी ये देखें कि ये अभी तो मैं आया ही था, तो अभी तो मेरे पास उतनी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, और मैं क्या करूं, अब मेरे लिए क्या सूरत हाल है। तो ये जी एक सर। टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन लॉ क्या कहता है, इसको हम कहते हैं ब्रीड पार्टनर, यानी ऐसा पार्टनर जिसके स्पाउस की डेथ हो जाए। लॉ ये कहता है कि वो इंटाइटल है एप्लीकेशन करने के लिए फॉर इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, जी सर। कि जिसके स्पाउस की, यानी जो स्पाउस वीजे के ऊपर आया हो या यहां पे उसने स्पाउस वीजे पे कन्वर्ट किया हो, अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है तो ऐसी सूरत हाल में वो शख्स जो है, यानी सर्वाइविंग स्पाउस जो है,
वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेगा, उसमें ठीक उसको है। 2-3 चीजें बतानी है सिर्फ। नंबर 1 कि वो उसके पास स्पाउस वीजा था जब एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हिज और हर स्पाउस। नंबर 2 उसने बताना है कि डेथ से पहले वो इकट्ठे रह रहे थे। ठीक हो गया। ठीक है जी। और अब देखें, जैसे इन्होंने कहा कि जी अभी तो मैं 5-6 वीक्स हुए हैं, तो मोस्ट लाइकली ये इनका कहने का मतलब ये है कि इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं होगा। तो देखिए, इन्होंने जिस पोस्ट ऑफिस से वो अपना बायोमेट्रिक कार्ड लिया होगा, वो साबित कर रहा होगा कि कहाँ से इनका एड्रेस जो है वो कौन सा है। या जी जी। ये ये फिर इसी तरीके से किसी जिनके साथ, यानी अगर सिर्फ बीवी रह रही थी या उनके कोई और अजीज वहां साथ रह रहे थे, पेरेंट्स, उनमें से किसी का एफिडेविट जो है वो साथ लगा दे कि हाँ ये स्पाउस वीजे पे आए थे, इस प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे थे, तो अभी तो हम इस प्रोसेस में थे और ये इसकी स्पाउस बीमार हो गई, डेथ हो गई उसकी, तो वो उसमें और अपना ये लगा दे बीच में स्पॉन्सर वो एफिडेविट, सारी चीजें कंफर्म करके। हाँ, अगर इसने आते ही अपने आप को जीपी के साथ रजिस्टर कर लिया हुआ है उसी एड्रेस के ऊपर, तो जीपी से जो है वो कोई कंफर्मेशन ले लेगा, हाँ ये बंदा इस एड्रेस के ऊपर जो है। तो ये इसमें सिर्फ कोई बहुत बड़ी जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी जो इसमें बेनिफिट है कि वैसे तो आपको पता है, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जब आपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करना है, तो आपको लाइफ इन यूके का टेस्ट भी पास करना है और आप लोग को इंग्लिश टेस्ट भी पास करना है। लेकिन जब आप एज अ ब्रीव एबेंट स्पाउस के अप्लाई करेंगे, तो ना तो आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना है और ना ही आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना है। आपको ये इनकी जरूरत नहीं है। जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं करने के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए, वही इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जिन भाई साहब ने ये सवाल पूछा था, अगर वो सुन रहे हैं, तो उनको ये कहना है कि वो उनको किसी और की भी जरूरत नहीं है। अगर वो फैमिली साथ सपोर्ट नहीं कर, किसी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, यानी जो डिसीज स्पाउस है उसकी उसकी फैमिली का तो इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है ना। इसका वीजा है, इसने सिर्फ ये बताना है कि वो स्पाउस वीजे पे था, उसकी मैरिज थी और वो उसकी वफात से पहले वो इकट्ठे रह रहे थे। तो इसमें इतना नहीं पता कि हाँ जी मैं अपने फादर इन लॉ के साथ रह रहा था, मदर इन लॉ के साथ रह रहा था, या उनका भी कोई कंसेंट चाहिए ये एप्लीकेशन करने के लिए, उनकी किसी किस्म की कोई भी जरूरत जो है वो नहीं है। तो मेरे ख्याल में काफी डिटेल से मैंने इस बात को। ये लास्ट क्वेश्चन है, कंक्लूड करने से पहले इसको मुकम्मल करते हैं। ये कहते हैं कि 5 स्लिपें मेरी बन गई हैं, लास्ट स्लिप पे मेरी, लेकिन क्योंकि आपको पता है अप्रैल में वेज हाई हो जाती है, तो एम्प्लॉय लेटर में हमने न्यू वेज लिखनी है या ओल्ड लिखनी है? क्यों? न्यू वेज तो उसकी ज्यादा बन जाती है, लेकिन स्लिपें उसकी तो 5 पुराने वेज के मुताबिक हैं। तो बेसिक वेज जी इंक्रीज हो गई है, तो इस बारे में वो हाँ पूछना चाह रहा है। हाँ देखिए, बात सिंपल सी है कि हमने जो फिगर देनी होती है वो हमने ग्रास एनुअल फिगर देनी होती है। जी तो सर। वो अपने इन 6 महीनों की एवरेज निकाल ले, ठीक है, जी तो फिर वो लगाएगा। ठीक है जी ना। सर। यानी अगर छठे महीने के अंदर उसकी वेज ज्यादा हुई है, तो वो 6 महीनों की अपनी एवरेज निकाल के उसके हवाले से वो फिर अपनी ग्रास इनकम लगाएगा। लेकिन जो उसका एम्प्लॉयर होगा वो अपने लेटर में ये बात लिखेगा कि जी अब इस डेट से इसकी जो वेज है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं वो चेंज कर दी हैं और अब इसकी वेज ये हुआ करेगी, तो उसके हवाले से वो करेगा। लेकिन पहले जो है वो सिर्फ जो 6 महीने की ग्रास करके एवरेज करके फिर उसको ईयरली एवरेज बना के, तो वो फिगर फिर उसकी लगेगी उसकी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके ज़हन में अगर फर्दर किसी किस्म का भी कोई भी सवाल हो, आप एसएमएस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे आप हमसे पूछ सकते हैं और आने वाले प्रोग्राम में हम इस आपके इस सवाल को शामिल कर लेंगे। जाने से पहले आपसे गुजारिश करता चलूं कि हमारा फेसबुक पेज
जो जीएमसी नेटवर्क पेज है उसको लाइक ज़रूर और फॉलो ज़रूर करिएगा, और जो हमारा जीएमसी टीवी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइम पे टाइम पहुंच सके। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़।